हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 20 दिसंबर 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले भी हम कुछ साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कौन सा दर्पण लिया गया है? समांतर समतल दर्पण लिए गए हैं दो। तो समतल दर्पण जो होता है उससे जो प्रतिबिंब और बिंब का जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपको उसकी जो क्वालिटी होती है वो पता होना चाहिए। कि समतल दर्पण अगर हम लेंगे तो बिंब जितनी दूरी पर रखा जाएगा दर्पण से, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। कैसा होगा? क्या बनेगा? उल्टा यानी पार्श्व बनेगा, आभासी बनेगा, और जितना साइज इसका है बिंब का उतने ही साइज का बनेगा, यानी बराबर बनेगा। ठीक है, ये कुछ गुण होते हैं। पर इसमें हमें क्या दे दिया कि दो समांतर समतल दर्पण लिए गए हैं और उनके बीच में आप खड़े हैं। जैसे आप चेंजिंग रूम में जाते हैं, कोई ड्रेस वगैरह लेते हैं, तो ट्रायल रूम में जाते हैं तो वहां पे दर्पण लगे होते हैं आगे पीछे। तो आपको अगर आप उन दोनों दर्पण के बीच में खड़े हो जाते हैं सही, तो कितने प्रतिबिंब आपके बनेंगे वो आपको बताना है। क्या दो बनेंगे, एक बनेंगे, चार बनेंगे, या इन्फिनिट यानी असीम बनेंगे, अनंत। ठीक है, तो दो समांतर समतल दर्पणों के अगर आप बीच में खड़े हुए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इन्फिनिट बनेंगे। ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इन्फिनिट यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार अगर क्या हो कि ये जो दर्पण है दो समांतर, अगर ये समकोण पर क्या हो, झुके हुए हो, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तब बनते हैं तीन प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तीन। अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर कोई जो समतल दर्पण है वो थीटा डिग्री पर झुके हुए हैं, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? 360, यानी एक बिंदु पर बनने वाला कोण 360 डिग्री। इसके बाय में क्या आएगा? थीटा, यानी कितने पे झुका हुआ है उससे हमें निकालना है, और माइनस क्या होता है? 1 होता है। जैसे हमने 90 लिया, देखते निकाल के आता है क्या हमारा? 360, नीचे क्या करना है हमें? 90 करना है। तो इस जीरो से क्या होगी ये? कैंसल, और 9 और जा आ जाएगा, और -1 है यानी 3 आया है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अगर थीटा पर वो झुके हुए हो तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर ऐसा करने पर ये जो आता है, जो जैसे इसमें हमारा 4 आ गया, यानी एक नॉर्मल संख्या आ गई। ठीक है, कोई दशमलव वाला नहीं आया। अगर दशमलव यानी पॉइंट वाला कुछ आता है तो हम उससे आगे वाला मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? उससे आगे वाला मान लेंगे। इसमें तो 4 -1 किया, 3 आ गया हमारा। अगर यहाँ पे 4 की जगह 4.1 आ जाता, या 3.1 कुछ ऐसा आ जाता, तो उससे आगे वाली डिजिट हम मान लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या आंसर आएगा? इन्फिनिट प्रतिबिंब बनेंगे दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में अगर आप खड़े हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। एक परख नली। क्या है? एक परख नली जिसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, में तांबे का टुकड़ा डाला जाता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, वो आपको बताना है। क्या अभिक्रिया नहीं होगी, धीमी अभिक्रिया होगी, या एक पॉप अप की ध्वनि सुनाई देगी, 4 पे है विलयन का रंग परिवर्तित होगा। तो विलयन का रंग वगैरह परिवर्तित कौन कब होता है? जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तब। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी अम्ल तो दिया हुआ है, अम्लीय माध्यम तो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड। किससे अभिक्रिया करवानी है? किसका टुकड़ा डाला है? कॉपर का, तांबे का ही तो डाला है। तो इससे क्या होगा? इससे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि अम्लों के साथ जो ये क्या है हमारी Cu, कॉपर जो है दी हुई है धातु, कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है, Cu कॉपर जो धातु दी हुई है वो अम्ल के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया अभिक्रिया नहीं करेगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में
कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। यानी आपने जब देखा होगा कि जो कॉपर का बर्तन, तांबे का बोलते हैं, जो बर्तन होता है, उसको अगर हम बाहर रख देते हैं यानी नमी युक्त वातावरण में अगर उसको रखेंगे तो उसके ऊपर हरी हरी सी एक परत जम जाती है, यानी ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है वो। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है वो आपको बताना है कि जो हरी परत है वो क्या है। ठीक है, पहला है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत। दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत। तीसरे पे है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत। श्वेत तो नहीं होती तो ये तो वैसे ही कट गया। कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत, तो काली भी नहीं होती यानी ये भी कट गया। सिर्फ ए और बी ऑप्शन बचे हमारे पास में। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या है। क्या है हमारे पास में, कॉपर है, सीयू है। ठीक है, नमी युक्त वातावरण में यानी H2O तो है। नमी युक्त वातावरण है तो H2O तो क्या है इसमें। और क्या है, ऑक्सीजन भी है, हवा है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, इतने हैं। अब क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, जो हरी परत है वो क्या बनाएगी वो आपको देखना है। एक तो बनाएगी, क्या बनाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH की 2 क्योंकि OH की जो होते हैं वो -1 होती है संयोजकता और Cu की होती है +2। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगी एक तो, और एक क्या बनाएगी, कॉपर कार्बोनेट बनाएगी, CuCO2। तो यहाँ Cu के 2 आ गए, इसके लिए हमें यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब हमारे ठीक है। ठीक है, इसमें क्या बना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना है। जो हरी परत है वो किसकी है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें राइट रहेगा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। लाल लिटमस को नीला कौन करता है क्षार। कौन करता है, क्षार। तो ऐसा देखना है जो क्षार है, और क्या करना है, कौन सा घरेलू पदार्थ होगा वो। ठीक है, तो क्षार करता है लाल को नीला, अम्ल करता है, क्या करता है, अम्ल नीले को लाल। ठीक है, तो ये बातें दोनों आपको याद होनी चाहिए, करता है नीले को लाल और क्षार करता है लाल को नीला। तो पहला दिया बेकिंग सोडा, दूसरा दिया हुआ सिरका, तीसरा दिया नींबू का रस और 4 पे दिया कोई विरंजक। ठीक है, तो सिरका और नींबू का रस आपको पता है क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है सिरका में। ठीक है, और नींबू में होता है सिट्रिक एसिड और इसमें टैट्रिक। ठीक है, तो इनमें दोनों ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल तो ऐसा नहीं करता। अब 2 बच गए हमारे पास, बेकिंग सोडा और कोई भी रंजक, तो ये दोनों क्या है, क्षार का काम करेंगे, तो क्षार ही करेगा लाल लिटमस को नीला, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन, तो फर्स्ट और फोर्थ दिया हुआ है हमारा डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करता है। यानी जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो हमें उष्मा प्राप्त होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जलते टाइम वो उष्मा के साथ साथ में एक ज्वाला भी पैदा करते हैं, उस पदार्थ को हमें बताना है। पहला है कपूर और मैग्नीशियम, दूसरा है कपूर और कोयला, तीसरा है कोयला और मिट्टी का तेल, 4 है मिट्टी का तेल और चारकोल। तो चारकोल तो आपको पता है एक वैसे ही काला पदार्थ होता है, तो उससे जलने से कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। उष्मा तो क्या पता मिट्टी के तेल में भी होगी और कोयले में भी रहती है, पर कोयला अगर हम जलाएंगे उष्मा तो हमें मिलेगी पर ज्वाला नहीं होगी। कपूर आपने घरों में जलाया होगा, जब आरती वगैरह करते हैं तो उसमें ज्वाला निकलती है, कपूर आएगा। और एक क्या आएगा, कोयला नहीं आएगा। कास्ट कोयला होता है, यानी लकड़ी का कोयला अगर रहता तो आ सकता था। कपूर आएगा और क्या आएगा हमारा, मैग्नीशियम आएगा। ये दोनों जब जलते टाइम क्या करते हैं, उष्मा के साथ साथ एक ज्वाला भी उत्पन्न करते हैं प्रकाश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा 5 में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सर्वदा सही है। क्लोनिंग यानी उसके जैसा ही हूबहू प्रतिरूप तैयार करना, वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। जैसे इंसान से इंसान तैयार करना या किसी जानवर से उसके जैसा ही उसके शारीरिक रूप
और क्या हुआ, उसका अनुवांशिक रूप दोनों सेम रहेंगे। पर वो तैयार कैसे किया, अलैंगिक जनन के द्वारा तैयार किया, यानी उसमें कोई किसी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं हुआ। जैसे हम नर और मादा मिलते हैं तब एक नया जीव पैदा होता है, तो उसमें लैंगिक जनन हुआ। पर क्लोनिंग में जीव तो वैसा ही बनेगा, पर क्या होगा, उसमें अलैंगिक जनन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला है, यह केवल जंतुओं में संभव है, तो ये बात तो गलत है। ये ह्यूमन में यानी इंसान में भी संभव है, जंतुओं में जरूर थोड़ी है। दूसरा क्या है, इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। तो ये बात ठीक है कि कोशिका से ही क्या है, वो नया जीव तैयार किया। इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको जो लग रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में जो सही रहेगा, इसमें सिर्फ 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो गया, यानी ओनली 2। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है, उबलते जल से आधी भरी तक कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। क्यों टूटती है, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का जो दबाव है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है। तो क्या होगा, वो सिकुड़ेगी। सिकुड़ोगी तो जो कांच है यानी जो प्लास्टिक है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको सिकुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो वो टूट जाएगा। तो वो आपको बताना है क्या कथन और कारण दोनों सही है या कथन सही है कारण गलत है, वो आपको इसमें देखना है। तो उबलते जल से आधी भरी जो बोतल है वो क्या होता है, कसकर बंद करने पर और कुछ समय तक छोड़ देने पर टूट जाती है, ये बात ठीक है। टूटती क्यों है, क्योंकि ठंडा हुआ है, ठंडा होने पर क्या हुआ, तापमान कम हुआ है। तापमान कम हुआ तो हुआ हवा का जो दबाव है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। कम होते ही जो है प्लास्टिक है वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ते ही वो टूट जाएगा। तो कथन भी ठीक है इसमें, और उसका जो कारण दिया गया है वो भी ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट रहेगा जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गलत कथन चुनिए। गलत कथन को चुनना है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है। तो चुंबक के क्या गुणधर्म होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षी यानी दूर भगाते हैं। असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। और चुंबकीय जो बल रेखाएं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और चुंबकीय जो ध्रुव है उन पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परबल है। ये चुंबकीय गुणधर्म है। तो गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, तो ये बात ठीक है। टूटने पर ध्रुव उसके दोबारा बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और एक पीटने पर भी ऐसा ही होता है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, बार चुंबक को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ रहे, यानी असमान ध्रुव एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को पकड़े रखेंगे और चुंबक में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी, तो ये बात भी ठीक। 3 है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। निकेल या कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होती, ये बात गलत है, क्योंकि चुंबक कुछ पदार्थ को, जैसे लोहा आ गया, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे लकड़ी है, कागज है, इनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, प्लास्टिक वगैरह। पर लोहा, निकेल, कोबाल्ट को आकर्षित करता है, पर इसमें दे दिया नहीं, तो यही क्या है, कथन गलत है, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के, इसके उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या होता है, वस्तु के बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया, यानी लेंस को क्या है, ऊपर वाले हिस्से को ढक दिया है, तो प्रकाश की जो किरणें हैं यहाँ से तो नहीं गुजरेगी। काला या पारदर्शी पदार्थ या तो यानी प्रकाश की किरणें यहाँ से नहीं गुजरेगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस पर प्रकाश क्या है, कम प्राप्त होगा। ठीक है,
जो प्रतिबिंब की तीव्रता है वो क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया, प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा। दूसरा, प्रतिबिंब का ऊपरी आधा भाग लुप्त हो जाएगा। प्रतिबिंब तो बनेगा पर ऊपर वाला जैसा प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो काला बनेगा। क्या बनेगा, काला बनेगा। प्रतिबिंब का निचला आधा भाग लुप्त हो जाएगा, नहीं लुप्त नहीं होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही रहेगा 9 में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, एक कार जो 120 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम चाल से गति कर सकती है, यानी उसकी अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, 120 किलोमीटर पर आवर। दूरी यानी 372 किलोमीटर की दूरी उसने कितने टाइम में की है, 7 आवर 45 मिनट में तय करती है। यानी कितनी 372 किलोमीटर की दूरी वो कितने टाइम में तय करती है, 7 घंटे यानी 7 आवर 45 मिनट में तय करती है। इस कार की अधिकतम अधिकतम चाल तो आपको पता है, ये 120 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल जो हम निकालेंगे, दोनों में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, औसत चाल नहीं निकालनी है आपको, अधिकतम चाल और औसत चाल का डिफरेंस निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या आएगा, दूरी, दूरी बाय टाइम, टाइम यानी समय। तो समय आपको कितना दिया गया है, समय दिया गया 7 आवर, 7 आवर 45 मिनट। तो 45 मिनट को किसमें, आवर में चेंज करेंगे, तो 60 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये 15 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनल इसका क्या बन जाएगा, 31/4 आवर में उसने इतनी दूरी तय की है। दूरी कितनी है, 372 किलोमीटर की दूरी कितने में तय की है उसने, 31/4। तो ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, 7 2 into 4, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका जो हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 372 into 4/31, तो कितना आंसर आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज औसत चाल होगी। अधिकतम चाल यानी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, 120 माइनस 48 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो ये है सी ऑप्शन। तो 10 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बुक निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। तो भूकंप कब आता है, यानी पृथ्वी की जो नीचे जो प्लेटें हैं उनमें क्या होती है, फिसलन होती है, या वो एक दूसरे से टकराती है, तब जो पृथ्वी का धरातल है वो हिलता है, उसे हम भूकंप बोलते हैं। और जो धरातल पर यानी इस पे जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके जो सॉलिड वाला पार्ट है उस पे अगर ऐसा हुआ है कि प्लेटें हिली है, भूकंप आया, उसको हमने अर्थक्वेक बोला। अगर ऐसा ही समुद्रों में होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है। तो ये बात ठीक है। रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है। तो ये क्या है, 3 की तीव्रता का नहीं, यानी इस जो सुनामी आएगी उसमें आएगा 7 से अधिक का अगर भूकंप आ रहा है इसमें समुद्र में, तो उसको क्या बोला जाएगा, सुनामी बोला जाएगा, न कि 3। ठीक है, तो ये कथन ही इसमें गलत है। तीसरा क्या है, एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्राय छोटे भूकंप आते हैं। तो ये बात भी ठीक है। जो भूकंप का अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ये बात भी इस स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ये भी ठीक है। तो इसमें गलत है जो बी ऑप्शन है वो, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तुएं, यानी घनत्व जो डेंसिटी है वो तो तीनों की अलग है पर आकार समान है। ए बी सी को एक दरों में डाला जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इसमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
यानी किस पे बल ज्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है, वो आपको इसमें देखना है। क्या कथन दिए गए हैं? कथनों को देख के, यानी ए पूर्णतः द्रव मगन है, तो जो द्रव में हम वस्तु डालते हैं उस पे दो बल लगते हैं। एक उस वस्तु का जो भार है वो नीचे की तरफ लगेगा, एक उस जो द्रव है उसके द्वारा उस पर ऊपर की ओर लगेगा, जिसे उत्प्लावन बल या उत्प्रेरक बल बोलते हैं। तो ए पूर्णतः द्रव्यमग्न है, यानी जो उत्प्लावन बल है वो कम है। द्रव्यमग्न कब होगी? जब उसका भार ज्यादा होगा। ए क्या है? द्रव्यमग्न है, तो ए पर जो भार लगेगा वो क्या है? कम है, डूब गई है। अब क्या दिया है? बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर है और बी तैर रही है, यानी बी जो है उसका 1/4 भाग क्या है? द्रव के अंदर है और वो ऊपर आसानी से तैर रही है। तो क्या होगा? बी पर जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा लग रहा है ए की अपेक्षा, तभी तो वो तैर रही है, वरना वो भी डूब जाती। अब सी क्या दे दिया? सी के आयतन का 1/2 भाग द्रव के भीतर है और सी तैर रही है। सी पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है उससे वो तैर तो रही है, पर उसका कितना अंदर है? 1/2, यानी आधा अंदर है और आधा ऊपर है। पर बी में क्या कर दिया? बी में क्या किया है? बी का 1/4 भाग ही अंदर है और बाहर ज्यादा है, यानी उत्प्लावन बल क्या है? उसमें ज्यादा है, सी में कम है। ए में तो सबसे कम है, इसीलिए तो वो डूब गई। फिर किस में आएगा? फिर आएगा सी में, क्योंकि उसका आधा अंदर है और आधा बाहर है। और बी में क्या है? बी का 1/4 भाग ही अंदर है और 3/4 बाहर है, तो बी पर उत्प्लावन बल जो लग रहा है वो सबसे ज्यादा लग रहा है, तो आरोही क्रम ये हो जाएगा, ए पे सबसे कम, फिर उससे ज्यादा सी पे और फिर सबसे ज्यादा बी पे लग रहा है। यही हमें देखना है, यानी ए सी बी ऐसा कुछ आना चाहिए हमारा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि बी सी ए? नहीं, ए सी बी सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन राइट होगा 12 नंबर क्वेश्चन में। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या है क्वेश्चन? प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि? जो प्रेशर कुकर होता है, कुकर, उसका जो हैंडल है ब्लैक कलर का, वो किसका होता है? बेकेलाइट का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्रेशर कुकर यानी उसको गैस पे रखेंगे, हीट मिलेगी यानी उष्मा मिलेगी, तो वो पिघलता नहीं है, ठीक है, इसीलिए। यानी उष्मा का क्या है? वो कुचालक है, यानी जल्दी से वो पिघलेगा नहीं, यानी हीट को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, तो उष्मा का वो क्या होता है? कुचालक होता है। एक जो बेकेलाइट है वो एक थर्मोस्टेटिंग प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोस्टेटिंग प्रकार का एक कृत्रिम है ये। यानी मानव द्वारा बनाया है, कोई प्राकृतिक नहीं है ये, कृत्रिम। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है? ये उष्मा का कुचालक होता है, यानी जैसे गैस पे रखते हैं तो जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता, कुकर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उष्मा का कुचालक होता है। तो 13 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिए? जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वे है, यानी जो आपको पता है विटामिन हमारी सुरक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार की जो बीमारी है उनसे, जैसे विटामिन ए हो गया। विटामिन ए की कमी से कौन सा? दृष्टिहीनता, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बेरी बेरी। और बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। बी को एक कॉम्प्लेक्स में B1 भी है, B2 B3 B5 B7 B12, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया है। विटामिन सी एक एसिड के रूप में, यानी एस्कॉर्बिक एसिड है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। और इससे जो कमी है वो स्कर्वी, यानी मसूड़ों से जो खून निकलता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी रिकेट्स होते हैं, यानी हड्डियों में जो कमजोरी आती है वो विटामिन डी की कमी से आती है। ई से क्या होती है? जो जनन क्षमता होती है वो कम रहती है। और जो विटामिन के रहता है हमारा, वो क्या करता है? इससे जो थक्का बनता है रक्त का, वो नहीं बनता। इन जो विटामिन है वो हमारी रक्षा ही कर रहे हैं, अगर इनसे कमी होती है तो हमारे अंदर ऐसे जो बीमारियां वो उत्पन्न हो जाती है। तो इनमें आपको देखना है कि जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वो कौन से हैं, वो आपको बताना है। तो वो विटामिन ए है, सी है और ई, यानी बी ऑप्शन आपको 14 में सही करना होगा, ठीक है। ए सी और ई विटामिन ऐसे हैं जो उपचायक रोधी, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हैं आपको? निम्न सारणी 3 कोशिका, ए बी सी 3 क्या दिया? कोशिका है।
उनके कुछ अंग दिए गए हैं, उन अंगों के आधार पर बताना है कि जो कोशिकाएं एबीसी है वो किस प्रकार की है। जैसे जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका जो द्रव्य है वो भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ऐसे कुछ हमें कोशिका अंग दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको देखना है कि एबीसी किस प्रकार की कोशिका है। ठीक है, तो पहला जो हमें कोशिका अंग दिया हुआ, कोशिका द्रव्य दिया हुआ है। तो कोशिका द्रव्य आपको पता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में पाया जाता है। तो इसमें तीनों ठीक दिए हुए हैं, तो ठीक है। ये जंतु भी हो सकती है बी, और ए भी हो सकती है, तो इसे नहीं पता चला। केंद्रक, केंद्रक भी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इससे भी नहीं पता चला कि कौन सी जंतु है कौन सी पादप है। पर जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जीव कोशिका यानी जंतु कोशिका में वो नहीं पाई जाती। यानी जो बी दी हुई है वो हमारी क्या है, जंतु कोशिका है। तो इससे हमें पता चल गया बी क्या है, एक जंतु कोशिका, ए और सी क्या है, पादप कोशिका है। कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी ए तो पादप कोशिका हमने ठीक किया, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये भी ठीक है। पर कुछ जो पादप कोशिका है उनमें भी क्लोरोप्लास्ट, जिनमें पत्तियां नहीं होगी, पत्तियों में तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिनमें पत्तियां नहीं होगी उनमें नहीं पाया जाएगा। तो ए क्या है, पादप कोशिका, बी क्या है, जीव कोशिका यानी जंतु कोशिका, और सी क्या है, फिर से पादप कोशिका। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि ए पादप कोशिका, बी जीव कोशिका और सी भी पादप कोशिका। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या दिया हुआ, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है आपको। ठीक है, पहला है खसरा जीवाणुओं से होता है, क्या ये कथन सही है वो आपको देखना है। दूसरा है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये ठीक है, मादा एनोफ्िलीज मच्छर इसका क्या होता है, वाहक होता है। पर जो खसरा होता है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से ना होकर क्या होता है, विषाणु वायरस से होता है, तो ये कथन गलत है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरिया से होता है, यानी और इसमें इसका जो जल होता है वो मीडियम होता है, यानी जल के द्वारा फैलता है टाइफाइड जो होता है, तो ये बात भी ठीक है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है, नहीं, वायरस से नहीं होता कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग होता है बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, ये कथन भी गलत है। यानी बी और सी कथन दोनों सही है, तो बी और सी दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ये इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन यानी S1 क्या दिया, मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया यानी जब नया जीव बनेगा उसमें जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो बाहर ही होती है, मादा की अंदर नहीं होती। जैसे इंसान होता है, इंसान के अंदर जो जनन यानी निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है निषेचन की, मादा का अंडाणु और नर का जो शुक्राणु मिलकर मादा के शरीर के अंदर निषेचन करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। पर कुछ जीव में ये बाह्य होता है, जैसे मेंढक हो गया, टेडपोल क्या बनते हैं, वो बाहर जल की जो बाह्य सतह होती है किनारों पर, वहां पर एक दूसरे का जो मिलन होगा मादा और नर का, वहां पे निषेचन हो जाएगा, ये बाह्य निषेचन हो गया। पर मुर्गी में जो निषेचन होगा वो क्या होगा, आंतरिक निषेचन होता है, न कि बाह्य। क्या देखा आपने कहीं बार, नहीं, मुर्गी एक अंड परजक जंतु है, तो ये बात तो ठीक है। मुर्गी क्या है, एक अंड परजक जंतु है, ठीक है, मुर्गी अंडा ही तो देती है, अंडे से बाद में क्या निकलता है, चूजा निकलता है। तो क्या है, S1 क्या है, गलत है, और S2 सही है। S1 गलत है और S2 सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है इसमें। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या दिया, उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। उल्लू रात को ही देखता है, दिन में नहीं देख सकता, ये कथन दिया हुआ है। कारण क्या है, रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि जो दिन में देखते हैं उनमें जो शंकु होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो सिर्फ तीव्र प्रकाश को भी क्या कर सकते हैं, देखने के लिए
यानी आंख के अंदर प्रवेश करने देंगी और उनमें जो शलाकाएं होती हैं वो कम होती हैं, छड़ें कम होती हैं। पर रात का जो पक्षी उसमें शंकु कम और छड़ें जो शलाकाएं होंगी वो ज्यादा होंगी। तो ये बात भी ठीक है। क्या होगा इसमें? और उसका जो उल्लू है उसके जो नेत्र होता है उसके अंदर क्या होता है? बड़ा कोर्निया और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। उसी के साथ साथ उसके रेटिना में क्या होती है? जो बड़ी, क्या होती है? बड़ी शलाकाएं और कम शंकु होते हैं। इसीलिए जो उल्लू है वो रात को देख सकते हैं, पर हम नहीं देख तो सकते हैं पर उसकी तरह इतना स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तीव्र प्रकाश को ग्रहण करने के जो शंकु होते हैं वो होते हैं, यानी अधिक शंकु होते हैं और कम छड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है और एक कथन की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो 18 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी जो हमें भोजन मिलता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ाने के लिए ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। और वसा का बढ़ाने के लिए हमें कोई ऑयली फूड जैसे तेल वगैरह लेना पड़ेगा, तभी तो वसा का स्तर बढ़ेगा। हमें बढ़ाना है कार्बोहाइड्रेट का। इससे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जो प्रोटीन होता है उससे क्या होती है? हमारी ग्रोथ बढ़ती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट में मटर, नहीं, मक्का, मटर, सोयाबीन और बादाम। तो सोयाबीन और बादाम क्या करेंगे? प्रोटीन और वसा का स्तर बढ़ाएंगे। मटर प्रोटीन का, और जो मक्का है वो किसका स्तर बढ़ाएगा? कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा 19 में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के एक गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की जो चाल है माध्यम के प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? घनत्व पे माध्यम के, यानी घनत्व कैसा है और उसकी प्रत्यास्थता कैसी है। तो गर्मी के दिनों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तो ध्वनि की चाल अधिक रहती है। ठीक है। अब कारण क्या है? गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। गर्म हवा का जो घनत्व है, फैल गई, आयतन बढ़ गया, तो घनत्व क्या हो गया? गर्म हवा का घनत्व और ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। ये बात ठीक है। पर जो ऊपर वाला कथन दिया गया उसकी व्याख्या ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि की चाल है वो प्रत्यास्थता पर निर्भर है, इसीलिए अधिक हुई है। घनत्व और प्रत्यास्थता पर। इसमें क्या किया है कि सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु का गर्म दिन है उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है, तो ध्वनि की चाल ज्यादा है, घनत्व पे नहीं बताया है। तो कथन ठीक है, कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करे, यानी है तो दोनों सही पर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जो हमारा 20 नंबर है इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 21 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? प्रेक्षण करने में यानी किसी चीज को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष से, उसको अनुभव कर रहे हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको, उसमें हमें ये पता चलता है कि ये चीज क्या है, उसको हम अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रेक्षण पे क्या होता है? देखते हैं हम इन सबको, और हमें इसमें बताना है सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या ही है? देखना, देखना होता है। चखना, छूना, सुनना, सूंघना सम्मिलित करता है। यानी प्रेक्षण हम कब कर रहे हैं? कि उस चीज को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष में हम देख के भी कर सकते हैं, चखकर भी उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, छू कर भी, सुनकर भी और सूंघ कर भी, ये सब शामिल है उसमें। दूसरा वह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है। तो यानी हम जो चीज को चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, छून रहे हैं, पता ही चलेगा कि आखिर वो चीज है क्या। ये बात ठीक है। तीसरा क्या है? यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाई देता है। तो निष्पक्ष नहीं देता। ठीक है, यह प्राकृतिक घटना के पक्ष में देता है, निष्पक्ष नहीं करता। ये ऑप्शन ही इसमें क्या है? गलत है। और क्या है? यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है।
यानी इससे आंकड़े तो हम कि उस चीज को जानेंगे समझेंगे तो आंकड़ा तो हमें पता चल गया कि ये चीज क्या है आखिर। तो ये बात भी ठीक है, इसमें सी ऑप्शन ही ऐसा है जो गलत है। 21 का सी ऑप्शन राइट रहेगा। 22 क्या दिया हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 22? विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखना सिखाने में सहायता करेगा? यानी विज्ञान को सीखना भी है और दूसरे को सिखाना भी है, उसमें मदद करेगा। वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, दूसरा है समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो याद करने पे एनसीएफ 2005 कभी नहीं बोलता, तो ये नहीं आएगा। सी है वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझाने की क्षमता। जितनी जांच पड़ताल हम करेंगे, खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे, तो वो तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा होगा। सी ऑप्शन राइट रहेगा 22 में। ठीक है। 23 क्या है? जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, तो इससे हमारा अभिप्राय क्या है? जब हम बोलते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, तो इससे अभिप्राय ये है कि इसमें यानी निष्कर्ष निकालने पर हमें लगता है कि ये तो सही नहीं है, यानी जो हमने अनुभव किया, जो निकाला है, उसमें संशोधन हो सकता है। यानी जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो अटल नहीं है और शाश्वत नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, इसमें संशोधन संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक ज्ञान को अस्थायी क्यों बोला जाता है? क्यों टाइम के साथ में उसमें परिवर्तन संशोधन संभव है, इसलिए उसको अस्थायी बोला जाता है। ठीक है। कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है, ये नहीं। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, ये भी नहीं। कि वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है, ये बात है। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी है वैज्ञानिक ज्ञान। सी ऑप्शन राइट रहेगा 23। 24 क्या दिया? कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए एक शिक्षक ने कहा, थॉमसन एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। कि थॉमसन जो एडिसन था, उसने प्रकाश का जो तंतु बनाया, जो प्रकाश के अंदर होता है फिलामेंट, उसके निर्माण के लिए उसने हजारों बार प्रयोग क्यों किए? क्योंकि बार बार अगर हम उस चीज को करेंगे तो एक तो हमारा अनुभव बढ़ेगा और उसमें जो त्रुटि है उसकी संभावना न के बराबर हो जाएगी। यानी बार बार प्रयास करने से हम उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। हमारा जो अनुभव है, जो त्रुटियां हमसे हो रही है, उसमें हम कमी कर सकते हैं। वो चीज इसमें बताई गई है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा 24 में? विज्ञान में आत्मपरकता, विज्ञान में अंतर्निर्भरता, विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति। 4 है विज्ञान का संस्कृति में अंत स्थापन। तो 24 में क्या आएगा? सी ऑप्शन की विज्ञान की अनुभव सिद्ध। की जितनी बार वो चीज को अनुभव करेंगे, वो चीज उतनी ही बेहतर होगी, यानी सी ऑप्शन राइट है। 25 क्या दिया? एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्यनीति द्वारा विकसित कर सकता है इसके सिवाय। यानी एक को छोड़कर बाकी के द्वारा वो उस चीज को विकसित कर सकता है। पहला है विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। तीसरा, छात्रों से अपेक्षित हो कि तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करें। तो याद रखना रटाना नहीं है, हमें बच्चे को चीज को समझाना है। इतना उसको ऐसी क्रियाएं करवानी है ताकि बच्चा उस चीज का अनुभव करेगा। अनुभव अगर हम इस चीज का कर लेते हैं, यानी एक तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, खुद करके देखते हैं, वो चीज आपको पता है हम बेहतर कर सकते हैं। और एक हम सुनते हैं और रटते हैं, यानी हमने उसका अनुभव नहीं किया है, तो वो चीज कुछ टाइम के बाद में हम नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके के अलावा बाकी तीनों तरीके से वो उस चीज को विकसित कर सकता है। ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 25 में। 26 क्या है? उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु? यानी हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, किसी चीज का उपचार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर कमी या उसकी जो प्रोग्रेस है वो क्या है। तभी तो हम कर पाएंगे कि कितना उसने कर लिया, यानी ये तो ठीक है, इसमें किसी उपचार की जरूरत नहीं है, ये बीमारी उसको नहीं है। पर आखिर बीमारी क्या है?
जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। पहला, प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। दूसरा है कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन। तीसरा है परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। तो प्रगति का पता होना चाहिए। ए ऑप्शन क्या होगा, सबसे विचार बिंदु कौन सा होगा कि प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान की, बच्चा कितनी की उसका क्षमता है और किसने उतना कर लिया। 26 में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ने समझने और अच्छी तरह से याद करने हेतु प्रेरित करने। दूसरा, अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से विद्यार्थियों को अगले वर्ग की तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहना। तीसरा है अवधारणा को फिर से पढ़ाएं। चार है अवधारणात्मक रिक्तिकाएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करना। यानी बच्चे ने उत्तर गलत क्यों दिया, तो इससे हम उसके माँ मम्मी पापा को बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हमें हम अगर हम जान पाएंगे कि बच्चे ने उत्तर गलत क्यों दिया, क्या उसको वो चीज समझ में नहीं आई या वो जानबूझ के वो कर रहा है, यानी क्या करना है, हमें उसकी जो कमी है उसको जानना है। अवधारणाएं रिक्तिकाएं खोज कर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करना है। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट होगा। 27। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या है, भ्रांत धारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। दूसरा यानी इसका कारण क्या दिया, असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद को उत्पन्न करती है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए, तो आपको देखना है इसमें कौन सा सही होगा। 28 में, तो 28 में क्या है कि भ्रांत अवधारणा को संबोधित करने में जो असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है, क्योंकि असंगत जो घटनाएं हैं वो संकलात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद को उत्पन्न करती है। यानी बच्चे के मन में कुछ और चल रहा है, टीचर कुछ और बता रहा है, तो द्वंद तो हो गया, यानी बच्चा उस चीज से संघर्ष तो कर रहा है, तो ये उत्पन्न तो कर रही है, तो ये कारण तो ठीक है। और भ्रांत धारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। यानी भ्रांत, यानी हमने क्या किया, भ्रांत अवधारणाएं हैं, हम बच्चे के मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, यानी कुछ उसने गलत सीख ली है, तो भ्रांत अवधारणाएं हो गई। तो उसको अगर हम सही करना चाहते हैं तो उससे संबंधित यानी ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे हमें, ताकि बच्चा जो अपने धारणाएं हैं उसको सही कर पाए। तो कथन भी ठीक है और उसका जो कारण है वो भी इसमें सही रहेगा, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों में वृद्धि नहीं की। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करती है, यानी कुछ प्रश्न पूछती है। वो पहला है, आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछती है, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में निम्न में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर दिया। यानी कुछ बीजों का उन्होंने बीज बोए थे, उनमें से कुछ सूखे बीज थे, यानी जो उन्होंने बीज बोए उसमें कुछ गीले थे कुछ सूखे थे। तो जो सूखे बीज थे वो पौधा नहीं बन पाया, यानी उनकी वृद्धि नहीं हुई, तो ये उसमें क्या किया उन्होंने, परीक्षण किया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, दो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बीज है वो वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे और इनकी वृद्धि कैसे की जा सकती है वो आपको बताना है। तो कौन सा कौशल इससे विकसित होगा, पहला है प्रेक्षण कौशल, दूसरा है परिकल्पना कौशल, तीसरा है पूर्वानुमान कौशल और चार है प्रश्न करना। तो प्रश्न करना तो नहीं आएगा और इसमें कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। प्रेक्षण तो हम कर चुके हैं कि हमने बीज तो बो दिए, अब हमें निष्कर्ष निकालना, यानी क्या करना है, अब हम
जो बीज है वो क्यों बोए? तो बच्चे के मन में कुछ विचार आएंगे, कुछ वो सोचेगा, कल्पना करेगा कि ऐसा हुआ होगा तब नहीं किया। यानी इसमें कौन सा कौशल विकसित होगा? परिकल्पना कौशल विकसित होगा। बी ऑप्शन राइट रहेगा 29। 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है? पहले, निरंतर आकलन पढ़ाने सिखाने को हीन बनाता है। दूसरा, हर छात्र के हर नियत कार्य की अभिलिखित करना अव्यवहारिक है। दूसरा है, गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करते हैं। चार है, हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? इसमें आएगा जो गुणात्मक मापदंड है, यानी गुण के आधार पर हम जो कर रहे हैं कि ये बच्चा सही है ये नहीं है, यानी कुछ उसमें अच्छे गुण है, उसके आधार पर अगर हम उसका आकलन कर रहे हैं तो वो क्या है? आकलन करने के संदर्भ में सही है। दूसरा क्या है? इसमें हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है कि बच्चे ने कितना सीख लिया और कितना नहीं, यानी हर टाइम का उसका जो आकलन है वक्तव्य विज्ञान के बारे में बताना आपको, तो हर अवधारणा का परखना आवश्यक नहीं है। तो सी और जो डी है वो वक्तव्य विज्ञान के बारे में, दोनों जो दिए हुए हैं वो सही रहे। सी और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।